Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra. Welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। जो ब्लूप्रिंट वाले क्वेश्चंस हैं आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ जाएंगे। इसके पहले हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो पहले आप जो है चैप्टर जरूर समझें, इससे क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके जो बुक है एनसीईआरटी उसमें अलग अलग पेज पे क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो मैं आपको पेज नंबर भी बताते जाऊंगी, आप अपने बुक में भी देखते रहना। क्लास 10 मेटल एंड नॉन मेटल एनसीईआरटी बुक पेज नंबर जो है 40 के क्वेश्चंस को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच। आपने एक एग्जाम्पल बतानी है मेटल की, जो कि आगे कंडीशन आपको दी है। फर्स्ट, इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल जो है वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, तो राइट आंसर क्या है? मरकरी। मरकरी जो है वो क्या होती है? लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, नेक्स्ट, कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो मेटल देखो बच्चे बहुत हार्ड होती है, ठीक है, लेकिन कुछ मेटल ऐसी होती है जो नाइफ से, चाकू से इजीली काट सकते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, तो यहां हमने सोडियम लिखा है। नेक्स्ट, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर। नेक्स्ट, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हम पुअर कंडक्टर देखें, क्योंकि जो मेटल होता है ना वो ऑलमोस्ट सारी मेटल्स जो होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, लेकिन लेड क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टिलिटी। मेलेबल और डक्टिलिटी का मीनिंग आपको बताना है। तो मेलेबल, ए मेटल दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड मेलेबल। देखो बेटा, जो मेटल होती है ना उसको हथौड़े से पीट पीट कर उसको क्या बना दिया जाता है? एक शीट बना दी जाती है, एक चद्दर टाइप की बना दी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? मेलेबल। ठीक है, जैसे कि आपने एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर देखा होगा, फूड रैपिंग के काम आता है, तो वो क्या होता है? एल्यूमिनियम मेटल है, ठीक है, तो उसको जो है क्या किया जाता है? मेलेबल किया जाता है, उसकी पतली शीट तैयार की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डक्टिल। डक्टिल, ए मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिल। ठीक है, जब मेटल को हम क्या करते हैं? थिन वायर बना देते हैं। ठीक है, मेटल को खींच करके थिन वायर, पतली वायर बदल देते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिल। तो जो हमारे घर में या बिजली की तारें जो होती है ना, आपने देखा होगा ना, तार होती है लंबी सी, तो वो प्रॉपर्टी क्या है? वो डक्टिल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो क्या है? मेटल की तार बनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 46 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको जरूर अच्छे से करना है। ठीक है, कि सोडियम मेटल को कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो सोडियम, पोटाशियम कहाँ आते? ऊपर आते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज अगर नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना। ठीक है, तो उसके बाद सोडियम, पोटाशियम, अगर हम यहाँ पर बात करें सोडियम की कि उसको कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो सोडियम क्या है? हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इसको जैसे एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ते हैं ना, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ फायर कैच कर लेती है। ठीक है, और इसलिए इसको क्या करते हैं? कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव सो इट केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। ये बहुत रिएक्टिव होती है, इसलिए इसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से बचाने के लिए। ठीक है, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। जब ये एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है ना सोडियम, तो ऑक्सीजन, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड इनसे रिएक्शन करके क्या करती है? फायर कैच कर लेती है। इसलिए सोडियम को किसमें रखा जाता है? कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर।
तो आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है कि आयरन के अगर आप स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, और कैल्शियम और पोटेशियम के वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट देखते हैं आयरन। आयरन Fe स्टीम मीन्स वो किससे मिलकर बना हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है ना, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया H2O। तो ये आपको याद रखना है, जब आयरन और स्टीम आपस में रिएक्शन करती तो क्या बनाती है, आयरन ऑक्साइड Fe2O4। ठीक है, बाद में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, अब बाकी ये जो रिएक्शंस है ना, ये जो है बैलेंस की गई है, जो कि मैंने आपको चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने रिएक्शन बैलेंस नहीं सीखी है तो सबसे पहले अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है 10th क्लास की तो बैलेंसिंग इक्वेशन जरूर आनी चाहिए, जो कि चैप्टर 1 है आपका। ठीक है, तो उसको आप जरूर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम और पोटाशियम। सबसे पहले हम कैल्शियम ले लेते हैं, Ca, स्टीम मीन्स H2O। ठीक है, तो ये कैल्शियम और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca2OH2। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब ऐसे ही पोटाशियम के साथ हमने वाटर की रिएक्शन की तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सब क्या बना, तीनों ने क्या मिलके बनाया, हाइड्रो ऑक्साइड सॉरी ऑक्साइड्स। ठीक है, मेटल ने वाटर या स्टीम के साथ रिएक्शन करके उसके क्या बनाए, ऑक्साइड्स बनाए। ठीक है, और उसके बाद बैलेंस कर लेनी इक्वेशंस। बैलेंस इक्वेशंस आपने अच्छी तरीके से जरूर समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है, ध्यान से समझोगे बच्चे तभी आपको ये इजी लगेगा। ठीक है, सैंपल ऑफ 4 मेटल। 4 मेटल के आपको सैंपल दिया है। ठीक है, ये आपके बुक में है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ABCD टेकन द एडेड टू द फॉलोइंग सोडियम 1 by 1। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जो मेटल लिए ना इनके अंदर जो है 1 by 1 जो है इसके अंदर क्या किया, सॉल्यूशन को डाला। सॉरी सोडियम बोला था, सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिए, ये मेटल दी हुई है और ये आपको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, एक एक करके इसमें डालना है। ठीक है, इस टेबल में जो दिया हुआ है, उसके बाद ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको बताना है आंसर। तो देखो पहले टेबल समझते हैं। टेबल क्या है हमारे पास, टेबल में सबसे पहले A मेटल है, हमें नहीं पता कौन सा मेटल है। अगर हमने इसको आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है, जिंक के साथ कोई रिएक्शन नहीं, सिल्वर के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं। ऐसे अगर बी के पास हम चले तो बी के पास क्या हो रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयरन सल्फेट के साथ हो रही है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर सी मेटल के पास चले तो ये आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं। मीन्स आपको ये टेबल समझ आ गई ना, बस मुझे ये था कि आपको ये टेबल समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यूज द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द मेटल ABCD। अब ये जो टेबल आपको दी है इसको देख के आपको ABCD जो है मेटल, इनके बारे में आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है। तो देखो बच्चों, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगी वो क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगी। ये हम पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ चुके हैं और चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस्ड कर देती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो यहाँ पर देखो ए में अगर हम आयरन सल्फेट के साथ देख रहे हैं तो यहाँ तो रिएक्शन नहीं हो रही है ना, और अगर हम बी को देखें तो बी क्या कर रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बी जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये ऑब्जर्व कर दिया कि देखो सबसे पहले आयरन है। ठीक है, आयरन के साथ अगर कोई मेटल आयरन को डिस्प्लेस्ड कर रही है तो वो क्या है,
मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से देखनी पड़ेगी। इसके चैप्टर में मैंने इस चैप्टर को जब पढ़ाया है तो उसके लास्ट पार्ट में आप ध्यान से देखना, ठीक है। प्ले लिस्ट चैप्टर 3 की निकाल लेना, उसमें मैंने रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको समझाई हुई है और कराई हुई है, तो आपने उसको अच्छे से समझना है और लर्न करना है, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताया हुआ, इससे आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन से समझने में ईजी होगा, ठीक है। अगर अभी तक नहीं किया तो अभी पहले उसको करो, फिर आगे क्वेश्चंस देखो। तो अब यहाँ पर देखो, हम पहले ऑब्जर्व करते ए में तो आयरन के साथ कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि आयरन भी बहुत रिएक्टिव है, ठीक है। तो इट मीन्स बी जो है, अगर बी आयरन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर जितने भी मेटल हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी है, बी। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ये सेकेंड क्वेश्चन, what would you observe if B is added to solution of copper sulfate? अगर B वाले को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला है तो क्या ऑब्जर्व करोगे? तो क्या ऑब्जर्व करेगा कि B will displaced copper from copper solution। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से अगर हम B को डालेंगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से ये कॉपर को क्या करेगा, अलग कर देगा। क्यों अलग करेगा? देखो, जब रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है बाद में आता है और आयरन पहले आता है। तो अगर ये मेटल जो है वो आयरन को डिस्प्लेस्ड कर रही है, अगर वो आयरन को डिस्प्लेस्ड कर रही है तो कॉपर तो उससे कम रिएक्टिव है, तो क्या करेगी, कॉपर को भी क्या कर देगी, डिस्प्लेस्ड कर देगी, ठीक है। तो बात समझ में आई यहाँ पर कि बी विल डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बी जो है कॉपर जो है डिस्प्लेस्ड कर देगी कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से। क्यों करेगी ये आपको पता लग गया कि अगर वो आयरन को डिस्प्लेस्ड कर रही है, आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस्ड कर रही है, आयरन जबकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को क्यों नहीं करेगी डिस्प्लेस्ड, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, अब आपको अरेंज करना है मेटल ए बी सी डी, जो भी ये मेटल है ना इसको अरेंज करना है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज में। मीन्स सबसे पहले ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव और फिर सबसे कम रिएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आंसर लिखा द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी बी ए सी डी। तो चलिए देखते हैं ये कैसे आ गया। देखो, अभी इन क्वेश्चन में हम प्रूव कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, बी है, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट रिएक्टिव आयरन है उसके साथ और कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दे रहा है। कौन दे रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी दे रहा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या हो गया, बी, ठीक है। उसके बाद अगले पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन दे रहा है, ए दे रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो सी, यहाँ पर तो कोई रिएक्शन नहीं, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है, इसलिए क्या हो गया अगला सी, ठीक है। नेक्स्ट हम डी को अगर देखते हैं तो डी ने तो कहीं से कहीं तक कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दिए। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दी तो ये क्या होगी, सबसे डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, तभी उसने कोई रिएक्शन नहीं दी। समझ आई मेरी बात? अगर नहीं समझ आई एक बार फिर समझो। जो बी है, देखो हमने कहा है जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस्ड कर देती है उसके सॉल्यूशन में से। तो बी जो है उसने क्या किया था, आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस्ड किया था, ठीक है। तो आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस किया था, और जो कि हम पहले क्वेश्चन में अच्छे से समझ चुके हैं, पहले दो क्वेश्चन में, कि बी जो है मोस्ट रिएक्टिव है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, बी। अब आगे अगर हम ए के पास चले, ठीक है, ए के पास, तो यहाँ तो कोई रिएक्शन नहीं किया, उसके बाद यहाँ पर इसने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया है, इट मीन्स अगले ऑर्डर पे क्या आ गया, ए। अगर हम सी की बात करें तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं, बट यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो गया, सी। और डी की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, डी। मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया हो, थोड़ा सा टाइम जरूर लगा पर चीज अच्छे से समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? आपको बताना है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई रिएक्टिव मेटल को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डिल्यूट H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर बात की है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, लेकिन हमें रिएक्शन किसके साथ देना है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको ऐसे लिखना है H2SO4। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन जो पहला दिया है इसका आंसर देते हैं कि विच गैस प्रोड्यूस व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू रिएक्टिव मेटल। तो ये चीज हमने चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया कि मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन हमें लिखनी है H2SO4 के साथ। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन कोई भी मेटल ले लेते हैं। हमने यहाँ पर आयरन ले लिया, आयरन Fe। ठीक है, H2SO4, तो अब क्या होगा, FeSO4, Fe के साथ क्या लिख दोगे आप, SO4। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस अलग लिख दोगे। समझ आ गई ना बात आपको। यहाँ पर क्या करना है आपने, आयरन एक मेटल है, उसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन की, तो आपने Fe के साथ क्या लिख देना है, SO4, यानी कि उसके बाद जो बचा हमारे पास हाइड्रोजन, उसको हमने क्या कर देना, अलग कर देना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बना रहे ना हम। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, what would you observe when जिंक is added to solution of iron sulfate? देखो अब जिंक एक मेटल है, उसको किसमें डालना है, उसको किसमें ऐड करना है, आयरन सल्फेट एक सॉल्यूशन है उसमें। उसके बाद उसकी केमिकल रिएक्शंस भी लिखनी है। तो आंसर क्या हुआ है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ रिएक्टिविटी सीरीज जरूर अच्छे से देखना। पूरे चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पर रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से समझना है। ठीक है, वैसे तो पूरा चैप्टर समझना है आपने। तो जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है आयरन से। यहाँ पर ये जो जिंक है ना, ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। अब जिंक आयरन से अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो ये जिंक क्या करेगा, ये जिंक क्या करेगा, इस आयरन सल्फेट में से आयरन को क्या करेगा, डिस्प्लेस्ड करेगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देती है, डिस्प्लेस्ड कर देती है। तो यहाँ पर अगर हमने जिंक को मिला दिया आयरन सल्फेट के पास, तो ये जो लेस रिएक्टिव मेटल है इसको ये भगा देगा और जो SO4 है इसके साथ ये चिपक जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। Fe को तो सबसे पहले अलग भगा दो, ये हो गया हमारा Fe। ठीक है, अब Zn के साथ हमने क्या लिख देना है, SO4, तो ये हो गया ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट। ठीक है, चलिए ये क्या होता है ना, जो FeSO4 होता है आयरन सल्फेट, इसका कलर ग्रीनिश होता है, लेकिन जब इसमें से आयरन डिस्प्लेस्ड हो जाता है ना, तो इसका कलरलेस सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें भी आपसे जो 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो आपने इसको भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर फॉर द सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान से इसको समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक, वैसे तो मेरे चैप्टर में आपको बताया हुआ है, फिर भी हम एक बार फिर से अच्छे से रिपीट करते हैं इसको कि इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आपको क्या बनाना है, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का। तो चलिए पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही कंप्लीट करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हमने एलिमेंट्स लिख दिए। एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। सोडियम का सिंबल Na, ऑक्सीजन का O और मैग्नीशियम का Mg। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। अगला बॉक्स हमने बना लिया इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। आप चाहे इस तरीके से कर सकते हैं या एक एक लिख के कर सकते हैं कि पहले एलिमेंट लिख दिया फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, जैसे सोडियम का, फिर ऑक्सीजन लिखा फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डॉट स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर अभी मैंने इस लेक्चर से पहले, ठीक है, आप चेक करोगे तो मैंने एटॉमिक नंबर की वीडियो डाली है, आप उसको देख लेना, आपको शॉर्टकट में वो अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। ठीक है, कितना होता है, 11।
और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 9th का सिलेबस है आपका, अगर 9th में आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 281। कैसे, ये होता है KLM शेल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो K शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो बचा हुआ होता है वो अगले में चला जाता है, वहां पर कितने होते हैं 8, और जो बचा होता है वो नेक्स्ट में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास टोटल 11 है, ठीक है। तो अब 11 है तो फर्स्ट हमारे पास कितना है, फर्स्ट हमने क्या लिख दिया 2, उसके बाद हमने क्या लिख दिया 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, अब कितना बच गया 1, ठीक है। तो जो बचा हुआ है, ठीक है, वो डॉट हमने यहाँ पर NA लिख करके लगा देनी है, कहीं पर भी ऊपर साइड में जहां मर्जी आप लगा दो, वो कोई जरूरी नहीं कि आपने जहां पे यहाँ पर लगाए वहीं पर लगाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। अब चलते हैं आगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है 8, ठीक है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, देखो 2 और 6, क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, यहाँ गलत दिया हुआ है, इसको नहीं देखना, ठीक है, ये गलत है। क्या लिखना है आपने 2 और 6, ठीक है। अब लास्ट में इसके कितना है, इसके लास्ट में 6 है ना, तो हमने यहाँ पर कितनी डॉट लगानी है 6, तो यहाँ पर देखो 6 डॉट लगी हुई है, ठीक है। 2 ऊपर लगा दी, 2 नीचे लगा दी, एक इस साइड एक इस साइड, वो आपकी मर्जी आपने कहाँ लगानी है, ठीक है। बस ऑक्सीजन जो हम O लिखेंगे ना उसके चारों तरफ लगानी है, चाहे यहाँ पर आपने 2 लगा दी, 2 यहाँ पर लगा दी, 2 यहाँ पर लगा दी, वो आपकी मर्जी, ठीक है। कोई वो कंपल्सरी नहीं कि जैसे यहाँ लगाया हो वैसे ही, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इसको नहीं नोट करना है, आपने क्या करना है 2 और 6 लिख लेना है। नेक्स्ट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो गया, पहले तो 2 आता है, फिर 8, 8 और 2 10, कितने बच गए 2, तो वो नेक्स्ट आ गया शेल में। तो लास्ट में अब इसके पास कितने हैं 2, तो यहाँ पर हमने मैग्नीशियम की 2 डॉट लगा दी, ठीक है, समझ आ गया। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। चलिए इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ, नहीं तो आपने दोबारा इसको कर लेना है 2 और 6। सेकेंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2, ये इस तरीके से Na2O, ठीक है, और MgO द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इनकी फॉर्मेशन बनानी है ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए इसकी फॉर्मेशन हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले Na2O की करते हैं। अब यहाँ पर Na कितना है, Na के नीचे 2 लगाए ना, इसलिए हमने सोडियम को कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है, एक यहाँ पर लिख दिया और एक यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग, ये इसका क्या हो गया 281, इसका 281, लास्ट में कितना था 1, तो हमने यहाँ पर 1 डॉट लगा दी और इसके भी 1 डॉट लगा दी, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का हमें पता है कितना होता है 2 6, ठीक है, और उसके बाद हमने इसकी 6 डॉट लगा दी। अब इतना करने के बाद देखो, अब Na2O इकट्ठा था ना, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है प्लस का सिंबल लगाया हुआ है, साइन लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, अगर सोडियम को, यहाँ समझो आप, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ऑक्सीजन के पास है 6, ऑक्सीजन के पास है 6, यहाँ पर 2 सोडियम है, कितने सोडियम है 2 सोडियम है। अब इस सोडियम को अगर अपने आप को कंप्लीट करना है, ठीक है, ये 9th का सिलेबस है, पर अभी आप अगर ध्यान से समझोगे तो समझ लोगे। अगर इस सोडियम को अपना शेल कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 7 और चाहिए, ठीक है। लास्ट ऑर्बिट में कितना होना चाहिए इसके 8, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, ठीक है। तो इस शेल में कितने टोटल चाहिए इसको 7 और चाहिए, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले शेल में जा पाएगा। तो ये किसी से 7 लेने की बजाय ये क्या करेगा, अपना 1 दे देगा, ठीक है। तो ये जो वैलेंसी होती है ना बेटा, इसकी भी मैं वीडियो 1-2 दिन में फिर से, वैसे मैंने चैनल पे बना रखी है, पर एक बार फिर से डालूंगी, तो आप उसको जरूर देखना, ठीक है। अब ये जो 1 है ना इसका, ये क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, इसको डोनेट कर देगा, तो ये पूरा कंप्लीट, इसके दोनों शेल क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो डोनेट कर रहा है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसने भी एक डोनेट करना है, इसने भी एक डोनेट करना है, दोनों अपना अपना एक एक डोनेट करके 2 8 बन जाएंगे, ठीक है, अपना ऑर्बिट पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, एक तो इसने दे दिया
और एक इसने दे दिया। अब ऑक्सीजन ले क्यों लिया इनसे, देखो अब ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन का क्या होता है 2 6। अब इसको अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 6 देने की बजाय क्या करेगा 2 किसी से लेके अपने आप को कंप्लीट करेगा ना, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक सोडियम इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इस सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लिया और कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 8 हो गए और ये जो है इन्होंने दे दिया तो ये भी पूरा कंप्लीट हो गए, ठीक है। आई बात समझ में। चलो इसको साफ करके अब हम ऊपर अपने नोट्स में समझते हैं। चलो यहाँ पर देखो ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है, ये समझ आ गई ना। अब इसके बाद देखो हमने क्या किया था, सोडियम ने एक दे दिया था तो यहाँ पर कितना हो गया 2 8, दूसरे वाला सोडियम ने भी एक दे दिया था तो क्या हो गया 2 8। अब ये जो ऑक्सीजन था यहाँ से इस 8 को हटा देना, ठीक है। तो ऑक्सीजन था 2 6 जो था, इसने 2 लेके कितना कर लिया 2 और 8 बना लिया, ठीक है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस लगाए और इसने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था इसलिए इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस लगे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ Na2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं MgO। MgO में Mg एक है, ऑक्सीजन भी एक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2A2, ठीक है। अब इसके लास्ट में 2 था इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया 2 डॉट्स लगा दिया। ऑक्सीजन का आप समझ ही गए कितना हो गया 2 6, तो लास्ट में 6 डॉट्स लगा दी। अब देखो मैग्नीशियम को अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए 6 चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन को अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए 2 चाहिए, ठीक है। तो ये जो है किसी से 6 लेने की बजाय, ठीक है, ये किसी से 6 लेने की बजाय अपने 2 को क्या करेगा दे देगा। 4 लास्ट ऑर्बिट में जब तक 4 नहीं आता ना, आप बस इतना ध्यान रखो लास्ट ऑर्बिट में अगर 4 1 2 3 4 हो ना तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन देने ही देने, वो पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है। 4 जो है वो दे भी सकता है ले भी सकता है, ठीक है। लेकिन 4 से ऊपर अगर आ गया 5 6 7 तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन अपने देने नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। मतलब 4 तक पॉजिटिव और 4 के बाद नेगेटिव, ये याद रखना है, ठीक है। तो अब मैग्नीशियम ने क्या किया, थोड़ा सा क्लीन करते हैं इसको। मैग्नीशियम ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के पास कितने थे, ऑक्सीजन के पास 6 थे, इससे 2 लेके 8 हो गए कंप्लीट। मैग्नीशियम ने 2 दिया था तो ये 2 इसका गायब, ठीक है। तो ये 2 क्या हो गया पॉजिटिव चार्जेस हो गए और ऑक्सीजन ने जो है 2 लिया था तो इसके पास कितना हो गया ये 8 हटा देना, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 8 और ये 2 नेगेटिव चार्जेस और ये फॉर्मेशन हो गई MgO की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आगे समझ में। लास्ट थर्ड क्वेश्चन आपका क्या था, व्हाट आर आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। आपको बताना है कि कौन से आयंस इसमें क्या प्रेजेंट है इन कंपाउंड में। तो आयंस अभी मैंने आपको बताया कि Na2 में सोडियम के ऊपर क्या है पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव आयंस और MgO में 2 पॉजिटिव आयन मैग्नीशियम के, 2 नेगेटिव आयन ऑक्सीजन के, ठीक है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको स्पेशल इसी एक क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड की हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, व्हाट आर आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। देखो सबसे पहले तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। एक होते हैं कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और एक आयनिक बॉन्ड होते हैं। तो जैसे कि हमने बात कर लेते हैं हम Na, अभी जस्ट जो हमने फॉर्मेशन की है उनकी बात कर लेते हैं Na2O, ठीक है। इसमें सोडियम पॉजिटिव था, ऑक्सीजन क्या था नेगेटिव था। मतलब जिन कंपाउंड्स में क्या हो चार्जेस हों, ठीक है, जिन कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हों वो क्या कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड। समझ आ गई बात आयनिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि हम ले लेते हैं NaCl, ठीक है। ये फॉर्मेशन अगर आपको करनी हो तो Na के पास कितना है 1 है, Cl का 17 होता है, इसके पास लास्ट में कितने हैं 7। चलिए 7 इसकी डॉट लगा देते हैं। अब ये क्या करेगा Na ने 1 दे दिया इसको तो ये Na क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है। और ये Cl ने क्या किया यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो इससे लेके Cl को 1 ही चाहिए थे ना, Cl के पास 7 था लास्ट में, 1 लेके वो अपने आप को 8 कर लिया तो Cl ने
ले लिया तो क्या हो गया, 1 उसने लिया है, इसमें 1 दिया है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चीज इसमें बॉन्ड्स जो होते हैं ना, इनको ही क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आई होप बच्चों ये अच्छे से समझ आ गया हो आपको। चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन करके आंसर को समझते हैं। अब क्वेश्चन में जो हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में, एक मिनट ये स्लाइड इधर हो गई। क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चे कि आपको जो है वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होती है, द आयनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। अभी मैंने डिस्कस किया आपसे और आपको समझाया, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है। तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन। अब जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव था, ठीक है, जो इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस थे, इसके कारण इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होता है अपोजिट चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस, क्योंकि इनके अपोजिट चार्जेस है इसलिए इनके बीच में फोर्स भी बहुत तगड़ा होगा एक दूसरे को खींचने का। सो a lot of heat energy is required to break this force of attraction and melt the ionic compound. Due to this ionic compound have high melting point. इसलिए अब इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी की जरूरत होगी, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। तभी तो मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, क्योंकि इनको तोड़ने के लिए इनके जो बॉन्ड आपस में इतना आयोनिक बॉन्ड इतना होता है ना मजबूत, इनको तोड़ने के लिए क्या होता है, इनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्लास 10 जो है मेटल एंड नॉन मेटल एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 53 के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म मिनरल ओर एंड गेन। तो देखते हैं, मिनरल द नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल। देखो जो नेचुरल मटेरियल होता है, नेचुरल मटेरियल जहाँ से हमें मेटल मिलता है या उसके कंपाउंड्स मिलते हैं अर्थ से, उन्हें क्या बोलते हैं, मिनरल्स, ठीक है। और दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मतलब ऐसे मिनरल जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर। मतलब हम अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए, मीन्स जैसे आयरन का हमने ओर निकाला तो उसमें हमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, ओर मिलेगा, और हमें उससे बेनिफिट है कि हम ज्यादा ज्यादा उसमें से क्या निकाल पाएंगे, आयरन निकाल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट गेन, तो जब हमने निकालते हैं ना अंदर से जो भी ओर निकाला या कोई भी मेटल निकाला, तो उसके साथ जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती है लाइक सैंड, रॉक मटेरियल, अर्थ पार्टिकल्स, लाइम स्टोन, माइका एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, गैंग होते हैं, ठीक है। जो ये ओर निकाला ना हमने, इस ओर के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटी लगी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, गैंग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेम 2 मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। आपको 2 मेटल के नाम बताने हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, वो कौन से हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। हम कौन से प्रोसेस यूज करते हैं कि मेटल को उसके ऑक्साइड से अलग करने के लिए। तो आपने ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में ये चीज अच्छे से समझी होगी, नहीं समझी होगी तो जरूर देखो, चैप्टर जरूर समझो बेटा, मैं बार बार यही कहूंगी, चैप्टर जरूर समझो, ठीक है। तो अब क्या है, अगर केमिकल प्रोसेस कौन सी यूज करते हैं हम मेटल को और उसके ऑक्साइड्स को निकालने के लिए, सिंपल याद रखना है, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स उसमें से ऑक्सीजन को क्या करना है, अलग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल दिया, हमने जिंक ऑक्साइड निकाला, हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, उसमें से ऑक्सीजन को अलग करना है, तो हम इसमें ऑक्साइड्स, मतलब इसको हमने क्या किया, हीटिंग किया, ठीक है, किसके साथ, कार्बन के साथ हीट किया, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये क्या करेगा, कार्बन के साथ जुड़ गया और जिंक को अकेला छोड़ दिया, तो जिंक ने अपने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ठीक है। जो ऑक्सीजन को छोड़ देता है
वो क्या होता है, रिडक्शन, और जो ऑक्सीजन को ऐड करता है वो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हम रिडक्शन प्रोसेस से क्या करेंगे, जो मेटल ऑक्साइड होता है उसके ऑक्साइड को अलग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेटा एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 55 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल। आपको ये दिया हुआ है यहाँ पर, इनको सबको क्या करना है, हीट करना है। ठीक है, अब हीट करना है तो ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है, तो देखते हैं हम जब मेटल और ठीक है मेटेलिक ऑक्साइड को जब हीट करेंगे तो किस तरीके की रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक मेटल दिए जिंक, फिर मैग्नीशियम और दूसरी क्या है, कॉपर। तो इसमें एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है मैग्नीशियम। ठीक है, आपने अगर रिएक्टिविटी सीरीज नहीं लर्न किए तो सबसे पहला काम आपका क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करना। ठीक है, चाहे वीडियो लंबी हो जाए पर मेरा यही काम होता है कि मैं आपको अच्छे से हर एक चीज समझाऊं। ठीक है, तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, हमें पता है, और उससे कम रिएक्टिव कौन है, जिंक। ठीक है, और उससे कम रिएक्टिव कौन है, कॉपर। ठीक है, ये चीज मुझे पता है क्योंकि मुझे रिएक्टिविटी सीरीज लर्न है। आप अगर लर्न कर लोगे तो आपको भी ये चीज लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले जाओ और उसको लर्न करो और उसके बाद इस क्वेश्चन को समझो। तो मैग्नीशियम हमारा सबसे मोर रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो हम मैग्नीशियम को पहले देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम ने जिंक के साथ रिएक्शन की तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए इसने जिंक ऑक्साइड में से जिंक को क्या कर देती है, डिस्प्लेस्ड कर देती है। ठीक है, ये क्या कर देगी, डिस्प्लेस्ड कर देगी, क्योंकि ये जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम में तो कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि मैग्नीशियम ही है वो। ठीक है, उसके बाद कॉपर का भी आपको पता है कि अगर ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, अगर ये क्या है, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम क्या करेंगे, ये जिंक वाले को भी डिस्प्लेस्ड करेगी और कॉपर वाले को भी डिस्प्लेस्ड करेगी। ठीक है, तो ये टेबल हो गई आपको, यहाँ पे भी डिस्प्लेस्ड हुआ, यहाँ पर भी डिस्प्लेस्ड हुआ, ये सेम था इसलिए कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब मैग्नीशियम के बाद जो है रिएक्टिव वो कौन है, जिंक। तो ये हो गया जिंक। तो जिंक सबसे पहले अपने साथ तो उसकी तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। ठीक है, अब मैग्नीशियम तो इससे ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो यहाँ कैसे ये रिएक्शन दे सकता है, तो इसलिए यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं। अच्छा, तो ये जो है जिंक, ये कॉपर से तो ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये क्या करेगा, कॉपर के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझ आई आपको कि जिंक जो है इससे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड के साथ ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। जिंक के साथ तो ये कोई रिएक्शन ही नहीं देगा। मैग्नीशियम से ये कम रिएक्टिव है, इसलिए इसके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं देगा। और हमने ये पढ़ा कि कॉपर जो है इन दोनों से ही कम रिएक्टिव है, कॉपर इन दोनों से ही कम रिएक्टिव है, तो ये किसी के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आ गया। ठीक है, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में, पर आपको नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ हो रही है, तो ये चीज हमने इस टेबल में बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल डू नॉट क्रोड इजिली। कौन सी मेटल है जो क्रोड जल्दी नहीं होती है, खराब जल्दी नहीं होती है, तो द मेटल विच आर नॉट अट्रैक्ट बाय एयर मॉइस्चर डू नॉट क्रोड इजिली। ठीक है, जो मेटल एयर और मॉइस्चर के साथ अट्रैक्ट नहीं होगी ज्यादा, ठीक है, वो ही क्या होगी, इजीली क्रोड नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये इसके ऊपर एयर का और मॉइस्चर का जल्दी कोई असर नहीं होता है, इसलिए ये क्रोड भी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन हमारे ब्लूप्रिंट्स का, इसके बाद हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो व्हाट आर एलॉय, एलॉय क्या होता है, एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। होमोजीनियस मीन्स एक निश्चित क्वांटिटी होती है। ठीक है, 2:1, 3:1, 5:2, मतलब जो भी रेशो है इनकी वो निश्चित होगी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो उसमें 2 या 2 से ज्यादा मेटल हो सकती हैं या फिर मेटल और नॉन मेटल हो सकती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, जब इन चीजों को मिला के मेटल और यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करते हैं पहले, मेटल प्लस मेटल, एक या एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, या फिर मेटल और नॉन मेटल।
आपस में मिलाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर इनका, उन्हें क्या बोलते हैं, एलॉय। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिए यहाँ पर एलॉय की, ब्रोम, ये क्या होता है, एलॉय ऑफ कॉपर और टिन। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आ गए हों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे आप नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आगे की आप बोलते हो ना, जैसे कि मैं अभी पहले बता चुकी हूँ कि मैम आपने नेक्स्ट वीडियो नहीं अपलोड की है, कई बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ जाते हैं जो बाद में देखते हैं, तो या फिर उन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होता है, तो बच्चे आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, या चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ पे क्लास 10 साइंस चेक कर लेना, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।